हे वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी समर वेकेशन स्पेशल बोर्ड क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपको क्लास 10th की होम साइंस की बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आज हमारा सेकंड डे है और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर, जो है शैशवावस्था और शैशवावस्था में होने वाले विभिन्न विकास। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारी मेरी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था को समझने से पहले हमें मानव विकास की अवस्थाओं को पहले समझना होगा। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर रूप से और आजीवन चलती ही रहती है। जो विकास होता है वो इन्हीं अवस्थाओं से होकर आजीवन रूप से चलता ही रहता है, यानी कि जब तक मृत्यु नहीं आ जाती तब तक विकास की प्रक्रिया चलती ही रहती है। तो जब विकास इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है तो इन्हीं अवस्थाओं को हम मानव विकास की अवस्थाओं के रूप में जानते हैं। देखिए, मानव विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो बहुत सारी होती हैं और उनका अलग अलग टाइम पीरियड, यानी कि उनका अलग अलग वर्ष होता है कि कौन सी अवस्था कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक चलती है। तो आप देख सकते हैं कि मानव विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उनकी यहाँ पर एक सूची दी गई है और कौन सी अवस्था किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक चलती है या कब से लेकर कब तक रहती है, तो यहाँ पर उसका टाइम भी लिखा हुआ है। जैसे पहली अवस्था है गर्भावस्था, जो गर्भाधान से जन्म तक रहती है। उसके बाद शैशवावस्था है, यानी कि नंबर 2 की अवस्था को हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं, जो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक रहती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है बचपनावस्था, जो तीसरे सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक रहती है। इसके बाद पूर्व बाल्य अवस्था, जो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक रहती है। उसके बाद आती है उत्तर बाल्य अवस्था, 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक रहती है। उसके बाद आती है वयसंधि अवस्था, जो 12 से 14 वर्ष तक रहती है। उसके बाद आती है किशोर अवस्था। देखिए, किशोर अवस्था जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली है पूर्व किशोर अवस्था, जो 13 से 17 वर्ष रहती है। उसके बाद आती है उत्तर किशोर अवस्था, जो 18 से 21 वर्ष रहती है। इसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था, यानी कि 21 से 40 वर्ष। मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष। लास्ट में आती है हमारी वृद्धावस्था, जो होती है 60 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर ये सारी मानव विकास की अवस्थाएं हैं। इस चैप्टर में हम सेकंड स्टेज यानी कि शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि शैशवावस्था किसे कहते हैं और शैशवावस्था को किन किन लोगों ने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि शैशवावस्था में कौन कौन से विकास होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं। जन्म के बाद प्रारंभ होने वाली अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था में बालक और बालिका को शिशु कहा जाता है। शिशु एक अबोध प्राणी होता है। अबोध का मतलब होता है कि जिसे ज्ञान नहीं होता। तो शिशु एक अबोध प्राणी होता है जो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता और दूसरों पर आश्रित रहता है, हर प्रकार से असहाय रहता है। इसलिए शैशवावस्था को पराश्रितता और असहाय अवस्था भी कहते हैं। शैशवावस्था मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था को शिशु का ऊषा काल भी कहा जाता है। ऊषा का मतलब होता है सुबह, यानी कि भोर का समय जो होता है। जिस प्रकार हम नित्य प्रतिदिन उठते हैं सुबह को और एक अपने जीवन की, एक अपने दिन की नई शुरुआत करते हैं, उसी प्रकार मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें शैशवावस्था एक सुबह का काम करती है। मतलब शैशवावस्था में हमने बच्चे को जिस रूप में ढाल दिया, बच्चा उसी रूप में ढल जाता है। इसलिए जो शिशु होते हैं उनके साथ हमें अच्छे आचरण के साथ आना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें उनको सिखाई जानी चाहिए, ताकि वो ज़िंदगी भर इसी को ही अपनाते चले जाएं। इसलिए शैशवावस्था को मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। अब यहाँ पर अर्थ के बाद हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने शैशवावस्था को किस प्रकार से परिभाषित किया है। शैशवावस्था को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग कथन हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है। कुछ लोग कहते हैं कि शैशवावस्था 3 वर्ष तक की मानी जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि शैशवावस्था को जन्म से 5 वर्ष तक माना जाता है। तो यहाँ पर सबके कथन अलग अलग हैं। तो इसके बाद अगर हम शैशवावस्था का सार निकालें या शैशवावस्था का निष्कर्ष निकालें तो शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की ही अवस्था होती है या मानी जाती है।
शैशवावस्था की यहाँ पे परिभाषाएं हैं। जैसे सबसे पहली है सिगमंड फ्राइड के अनुसार, ये क्या कहते हैं, जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। इसका मतलब ये है कि जीवन के जो हमारे प्रारंभिक वर्ष होते हैं, यानी कि 4 से लेकर 5 वर्ष तक का जो समय होता है, उसमें बालक अपनी भावी जीवन यानी भविष्य के प्रति अपनी नींव रखना यहाँ पे शुरू कर देता है। इसे बच्चे के सामने हम जैसा आचरण करेंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। इसके बाद सिगमंड फ्रायड ने शैशवावस्था को जीवन की आधारशिला भी माना है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा जीवन है उसका आधार शैशवावस्था है। इसके बाद वैलेंटाइन के अनुसार, वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इसका मतलब ये है कि हम इस अवस्था में बच्चे को जितना भरपूर तरीके से अच्छा सिखा सकें तो हमें उनको सिखाना चाहिए। इसके बाद शैशवावस्था की परिभाषा को लेकर स्टैंग ने क्या कहा है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करते हैं। ये थी स्टैंग के अनुसार। इसके बाद क्रो एंड क्रो शैशवावस्था को लेकर कहते हैं कि शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें इंद्रिय प्रणालियाँ कार्य करने लगती हैं। शिशु रेंगना, चलना और बोलना सीख जाता है। इसका मतलब ये है कि जो शिशु की इंद्रियां हैं वो यहाँ पर काम करने लगेंगी। यहाँ पर शिशु चलना भी शुरू कर देता है, बोलना भी शुरू कर देता है, चीज़ों को समझना भी शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें शैशवावस्था में शुरू हो जाती हैं और इस परिभाषा को सबसे अधिक प्रचलित परिभाषा माना जाता है शैशवावस्था के बारे में, क्रो एंड क्रो को लेकर, क्योंकि क्रो एंड क्रो एक अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं जो बाल विकास को एक अच्छी तरीके से परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर हमने शैशवावस्था की अलग अलग परिभाषा, अलग अलग मनोवैज्ञानिक, अलग अलग विद्वानों के अनुसार देखी। तो सबका यही कहना है कि शैशवावस्था जो एक ऐसी अवस्था है जो मानव को, जो शिशु को भावी जीवन के लिए एक बेहतर रूप से तैयार करती है। तो ये थी शैशवावस्था की परिभाषा। अब आगे बढ़ते हुए हम शैशवावस्था की विशेषताओं पर नज़र डाल लेते हैं कि शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। शैशवावस्था की पहली विशेषता है सीखने की तीव्र इच्छा शक्ति का उदय। इसका मतलब है कि शैशवावस्था में जो शिशु होते हैं उनकी सीखने की क्रिया में तीव्रता पाई जाती है। वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी तरीके से सीख लेते हैं, इसलिए इस अवस्था में शिशु को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाना चाहिए। दूसरी विशेषता है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। सीखने की क्रिया के साथ साथ मानसिक क्रियाओं में भी तीव्रता पाई जाती है शैशवावस्था में। इस अवस्था में शिशु की स्मृति, कल्पना शक्ति, ध्यान शक्ति काफ़ी बहुत तीव्र गति से कार्य करती है। इसके बाद है काल्पनिक जगत में विचरण करना। शैशवावस्था में शिशु को ये नहीं पता होता है कि बाहर वातावरण में क्या चल रहा है, क्योंकि उसको एक अबोध प्राणी होता है वो, और वो अपने ही काल्पनिक जगत में, अपने ही फैंटेसी में क्या करता रहता है, विचरण करने लगता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। उसके बाद है भाषा विकास का प्रारंभिक काल। इस अवस्था में शिशु बोलना, किसी से बात करना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसको प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। इसके बाद है नैतिक विकास की न्यूनता। इस अवस्था में नैतिक विकास का अभाव पाया जाता है। इस अवस्था में जो शिशु हैं उनको उचित और अनुचित का मतलब नहीं पता होता है, इसलिए इस अवस्था में नैतिक विकास नहीं होता है। इसके बाद है समान गतियों व शब्दों के पुनरावृत्तन की प्रवृत्ति। इसका मतलब ये है कि शैशवावस्था में जो शिशु हैं वो बार बार शब्दों को दोहराते हैं, बार बार समान गति से शब्दों को दोहराना शुरू कर देते हैं, इसलिए इस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इसके बाद है शिशु में काम प्रवृत्ति तथा प्रेरक भावना का विकास भी पाया जाता है। वातावरण अनुकूलन में असमर्थता होती है, वो समायोजन नहीं कर पाते हैं एकदम से, ये भी इसकी शैशवावस्था की एक विशेषता होती है। इसके बाद है अनुकरण विधि से अधिगम, यानी कि आप बच्चे के सामने जो काम करेंगे बच्चा वही काम करेगा, तो इसके द्वारा, अनुकरण विधि के द्वारा बच्चा सीखता है। इसके बाद है एकांत में खेलने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में शिशु जो होते हैं वो एकांत में खेलना पसंद करते हैं। आप बच्चे को बिठा दीजिए, उसके चारों तरफ खिलौने डाल दीजिए, बच्चा खुद ही खेलता रहेगा, तो बच्चा एकांत में खेलना ज़्यादा पसंद करता है। उसके बाद है निर्भरता प्रवृत्ति का प्रभुत्व, यानी कि इस अवस्था में शिशु दूसरों के ऊपर ज़्यादा आश्रित रहता है, कोई भी काम स्वयं से नहीं कर पाता, इसलिए इस अवस्था को निर्भरता की अवस्था भी कहा गया है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो शैशवावस्था के अंतर्गत आती हैं और ये सारी विशेषताएं प्रत्येक शिशु में भी पाई जाती हैं। अब शैशवावस्था की विशेषताओं के बाद हम शैशवावस्था को अन्य किन किन नामों से जान सकते हैं या जानते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, शैशवावस्था को कई नामों से भी जाना जाता है, जिसमें पहला है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है शैशवावस्था।
भावी जीवन की आधार शिल्प होती है, संस्कारों के निर्माण की आयु है, सीखने का आदर्श काल है, खिलौनों की आयु है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है, प्रिय लगने की अवस्था है, रोग से ग्रसित अवस्था है, मनमौजी अवस्था है और पूर्व विद्यालय आयु कहलाती है शैशवावस्था। तो ये सारे नाम शैशवावस्था के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इन सभी नाम को हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। अब लास्ट में हमारा बचता है कि शैशवावस्था में कौन कौन से विकास होते हैं। देखिए, शैशवावस्था में बहुत सारे विकास होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा का विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण विकास हैं, यहाँ पर हम उसको पढ़ेंगे अब आगे। शारीरिक विकास का सीधा संबंध संपूर्ण शरीर की वृद्धि एवं परिपक्वता से होता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों की वृद्धि और उनकी परिपक्वता के बारे में अध्ययन किया जाता है। शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ पैरों का बढ़ना, दांत हो गए, सिर हो गए, मांसपेशियां हो गई, हड्डियां हो गई, ग्रंथियां हो गई, आदि सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि शैशवावस्था में कौन कौन से शारीरिक विकास होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर शिशु की लंबाई। जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। यह लंबाई बढ़कर आगे प्रथम वर्ष में 27 से 28 इंच हो जाती है। दूसरे वर्ष में यह लंबाई 31 से 33 और 6 वर्ष में यह लंबाई 40 से 44 इंच तक बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है शिशु का भार यानी कि शिशु का वजन। जन्म के समय नवजात शिशु का वजन 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक होता है। उसके बाद वजन में 2 गुना और 3 गुना वृद्धि होती चली जाती है तथा बाद में शिशु का एक स्पष्ट वजन दिखाई देने लगता है। उसके बाद है अगला पॉइंट शैशवावस्था में शिशु की मांसपेशियाँ। देखिए, शैशवावस्था में जो शिशु की मांसपेशियाँ होती हैं उनमें लचीलापन पाया जाता है। शिशु की मांसपेशियों का जो भार होता है वो उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है और बाद में ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये शिशु की मांसपेशियाँ हो गई हैं। उसके बाद है शैशवावस्था में शिशु की हड्डियाँ। शैशवावस्था में शिशु की हड्डियाँ छोटी, कोमल और लचीलीदार होती हैं। नवजात शिशु के शरीर में लगभग 270 अस्थियाँ यानी कि हड्डियाँ होती हैं और बाद में बड़े होने पर ये हड्डियाँ यानी कि ये अस्थियाँ 206 रह जाती हैं। इसलिए अगर आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो 206 हैं और नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं यानी कि कितनी अस्थियाँ होती हैं तो 270 होती हैं। अगला पॉइंट है हमारा शैशवावस्था में शिशु के दांत। जन्म के समय नवजात शिशु के कोई दांत नहीं होते हैं। इसके बाद 7वें महीने से दांत निकलना शुरू हो जाते हैं जिन्हें हम अस्थायी दांत कहते हैं। इसके बाद 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक लगभग सारे दांत निकल जाते हैं जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं और ये दांत उसके बाद पुनः ज़रूर टूटते हैं। इसके बाद हमारे स्थायी दांत निकल आते हैं। तो ये दांत के बारे में एक पॉइंट हो गया है। उसके बाद है सिर एवं मस्तिष्क। तो देख लेते हैं शैशवावस्था में शिशु का सिर एवं मस्तिष्क में क्या अंतर पाया जाता है या क्या वृद्धि होती है। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है और धीरे धीरे सिर और मस्तिष्क में वृद्धि होते चली जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा शैशवावस्था में होने वाले विभिन्न प्रकार के शारीरिक विकास किस प्रकार से होते हैं, ये हमने समझा। शैशवावस्था का एक महत्वपूर्ण विकास संवेगात्मक विकास भी है। मानव शरीर में बहुत सारे संवेग पाए जाते हैं जैसे रोना, हंसना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना। ये सभी संवेग मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। जब इन संवेगों का विकास होता है धीरे धीरे या तीव्र गति से, किसी भी प्रकार की गति इसकी हो सकती है, तो उसे हम संवेगात्मक विकास कहते हैं। नवजात शिशु में केवल रोना और हंसना 2 ही प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, लेकिन जब शिशु धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तब संवेगों का विकास होने लगता है। इसके बाद 1 वर्ष की आयु में शिशु में प्रेम और उल्लास जैसे संवेग दिखाई देने लगते हैं। 2 वर्ष की आयु में शिशु अधिक प्रसन्नता और आनंद का अनुभव करने लगता है। इसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़े होने लगता है उसके अंदर ईर्ष्या और क्रोध जैसे संवेग दिखाई देने लगते हैं। तो ये था शैशवावस्था में शारीरिक और संवेगात्मक विकास।
तो आज हमने मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था यानी कि शैशवावस्था के बारे में समझा। शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इसके बारे में आज हमने यहाँ पर चर्चा की है। उसके बाद शैशवावस्था में कौन कौन से महत्वपूर्ण विकास होते हैं यहाँ पर हमने अध्ययन किया है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कॉमेंट करके भी बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो चलिए अब आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, खूब एंजॉय कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।